नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और अपना स्टडी तन मन ढंग से कर रहे होंगे। आज बिहार स्पेशल का चौथा क्लास है। आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं क्लास करवा रहा हूँ। जो भी कंटेंट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन कंटेंट्स है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के स्टडी कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी साथ ही साथ करते चलिएगा। जो भी फ्रेंड्स है मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मेरा वीडियो होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में ससमय प्राप्त होता रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार स्पेशल है, यानी बिहार समग्र है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए ये किस लिए यूजफुल है। जो भी हम स्टडी करवा रहे हैं आप लोगों को, तो एक किस किस के लिए यूजफुल है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो भी मेरे चैनल से जुड़ के स्टडी कर सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ के अपना तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरे चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बीएसएससी सीजीएल का अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ के तैयारी को अपना कर सकते हैं। या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के कंप्लीट आप लोग स्टडी कर सकते हैं। आप लोग के पास बहुत सारे दूसरे जगह से भी स्टडी कर रहे होंगे, आप लोगों के पास नोट्स होगा। आप लोग जो नोट्स बनाए होंगे मेरे द्वारा जो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, वीडियो नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, दोनों में कंपेयर कर लीजिएगा। जो अच्छा लगे आप स्टडी कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम कंटेंट्स प्रोवाइड कराएंगे आप लोग को बहुत ही बेहतरीन प्रोवाइड कराएंगे। तो जो भी आप नोट्स तैयारी किए होंगे, चाहे दूसरे जगह से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, तो जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, अगर जो भी कंटेंट से होगा अच्छा लगे, जो आप नोट डाउन नहीं किए होंगे तो नोट डाउन करते चलिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपने स्टडी को कवर कीजिएगा। तो हम लोग आज देखेंगे चौथा क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 3 है। क्लास क्या है आपका? चौथा क्लास है। अगर आप लोग 3 क्लास हम पहले करा चुके हैं, अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहां से जाके क्लास को कर सकते हैं। तो आज लोग हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सिविलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में भी देख लेंगे। ये आप लोग को बता दे रहे हैं कि कुछ शुरुआती आप लोग को कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए। ऐसे मैं इतिहास से जब पढ़ाऊंगा आपको एशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मिडाइवल हिस्ट्री का भी क्लास कराऊंगा आप लोगों को, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास कराऊंगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो भी कंटेंट्स होंगे आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के अपना स्टडी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्त वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को कराऊंगा। भले 2 क्लास में कराना पड़े या 3 क्लास में कराना पड़े इसको, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ढंग से बेहतरीन कंटेंट्स आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पे देखते हैं इस सभ्यता का समय, यानी वैदिक सभ्यता का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। कब से? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसका क्या है? समय काल है। किसका? वैदिक सभ्यता का। अगर कोई पूछे कि वैदिक सभ्यता का समय काल क्या है तो आपका बताइएगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका क्या है? समय काल है। आगे देखते हैं
इस सभ्यता का उल्लेख वेदों से मिलता है। वैदिक काल के सभ्यता का उल्लेख किससे मिलता है? तो दोस्तों वेदों से मिलता है। हमको किससे मिलता है? हम लोगों को वैदिक सभ्यता का उल्लेख वेदों से मिलता है। वैदिक सभ्यता कैसा सभ्यता है? एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार का सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता आपका ग्रामीण सभ्यता है। कैसा सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है आपका? तो ग्रामीण सभ्यता है। आगे देखते हैं दोस्त, वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी आता है कि वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका पशुपालन और कृषि था। क्या था दोस्त? कृषि और पशुपालन था। तो इस बात को आप लोगों को नोट डाउन करते चलना है और साथ ही साथ याद भी करते चलना है। ये सभ्यता लोह युगीन सभ्यता थी। एक ऐसा सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता आपका लोह युगीन सभ्यता थी। आगे देखते हैं, आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करके वैदिक सभ्यता की स्थापना किया। जब हम इतिहास आप लोगों को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास का पिता कौन है, इतिहास का स्रोत क्या है, इतिहास कैसे, जो कुछ भी है बेसिक इतिहास के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सिंधु। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों को नहीं बताए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे। तो आप लोग को सबसे शुरू से वहाँ से हिस्ट्री का क्लास कराएंगे। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता करवाएंगे, उसके बाद वैदिक सभ्यता फिर पढ़ाएंगे। तो वैदिक सभ्यता यहाँ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और हिस्ट्री का जब क्लास कराएंगे वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, आर्यों ने, जो आर्य आए थे वो क्या किए? सिंधु घाटी सभ्यता को क्या किए? समाप्त कर दिए और वैदिक सभ्यता को क्या किए? स्थापना किए। तो अगर प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को किसने समाप्त किए? तो आर्यों ने किए। वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने किए? तो आर्यों ने किए। वैदिक सभ्यता को किसने स्थापना किया था? तो आर्यों ने किया था। और सिंधु घाटी की सभ्यता को किसने समाप्त किया था? तो आर्यों ने किया था। आगे देखते हैं, वैदिक सभ्यता का संस्थापक किसे माना जाता है? अभी हम बताएं कि वैदिक सभ्यता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आर्यों को माना जाता है। ये क्या किए? सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त किए आर्य और वैदिक सभ्यता का स्थापना किए। इसलिए आर्यों को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता का जनक कहते हैं, वैदिक सभ्यता का संस्थापक कहते हैं। आगे देखते हैं, इस काल या इस सभ्यता में प्रजा को राजा के द्वारा जो भी वस्तु उपहार में दिया जाता था उसको बोली कर कहते हैं। यानी एग्जाम में पूछ दे कि बोली कर किसे कहते हैं, बोली कर क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना है कि वैदिक सभ्यता में राजा के द्वारा जो भी वस्तु उपहार में दिया जाता था उसको क्या कहते थे? बोली कर कहते थे। सॉरी, बलि कर कहते थे। क्या कहते थे? बलि कर कहते थे। तो वैदिक सभ्यता में प्रजा को यानी जनता को, जो भी राजा होते थे वो जनता को क्या कहते? उपहार के रूप में कोई वस्तु देते थे, वस्तु प्रदान करते थे। उस वस्तु को क्या कहते थे? तो बलि कर कहते थे। क्या कहते थे? बलि कर कहते थे। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, इस समय काल को दो भागों में बांटते हैं। यानी जो वैदिक सभ्यता का काल है, समय है, उसको कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। पहला क्या है? ऋग वैदिक, जिसको पूर्व वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, यानी पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन इंग्लिश में, या आप ऋग वैदिक सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो कितने भाग में इसको बांटा जा सकता है? दो भाग में इसको बांटा गया है। किसको? वैदिक काल सभ्यता को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। पहला भाग कौन सा आपका? ऋग वैदिक है, जिसको क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसका इंग्लिश में होता है ऋग वैदिक सिविलाइजेशन कह सकते हैं या पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन कह सकते हैं। आगे देखते हैं, इसका समय काल, जो ऋग वैदिक का समय काल है आपका 1500 से लेके 1000 BC है, यानी 1500 to
1000 BC इसका क्या है, समय काल है। अर्थात आप कह सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व समय काल किसका है आपका, तो ऋग वैदिक का है। आगे देखेंगे दूसरा क्या है आपका, उत्तर वैदिक सभ्यता। कौन सा, उत्तर वैदिक सभ्यता है, ये आपको पोस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका समय काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। कितना, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक किसका समय काल है, उत्तर वैदिक सभ्यता का समय काल है। तो इस काल को कितने भाग में हम बांट सकते हैं, 2 भाग में। कितने भाग में, 2 भाग में। पहला भाग क्या है आपका, ऋग वैदिक सभ्यता। दूसरा क्या है आपका, उत्तर वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि वैदिक सभ्यता को कितने भाग में बांटा जा सकता है, 2 भाग में। ऋग वैदिक जिसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। दूसरा आपका उत्तर वैदिक सभ्यता जिसका समय काल 1000 ईसा पूर्व से लेके आपका 600 ईसा पूर्व तक है। तो आगे एक एक करके देखेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि वैदिक काल का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आर्य को माना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करके वैदिक सभ्यता का क्या किए थे, स्थापना किसने किए थे, तो आर्य किए थे। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए आर्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के आर्य शब्द से हुआ है। जो ये आर्य शब्द है, आर्य शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो संस्कृत के आर्य शब्द से। किससे, संस्कृत के आर्य शब्द से किसका उत्पत्ति हुआ है, आर्य शब्द की उत्पत्ति हुआ है। आर्य शब्द का अर्थ होता है आगंतुक, अतिथि। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, आगंतुक होता है, अतिथि होता है। यानी हमारे घर पे जो कोई भी आगंतुक आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। तो जो ये आर्य थे, आर्य क्या थे, ये विदेशी थे, विदेश से क्या भारत में आए थे। तो ये क्या थे, अतिथि के रूप में आगंतुक थे। तो यहाँ पे आर्य, वही आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, आगंतुक होता है। यहाँ पे आर्य शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत के आर्य शब्द से हुए हैं। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, आगंतुक होता है, अतिथि होता है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी करते चलिए। आगे देखते हैं, प्रारंभिक विद्वानों आर्य को जाति विशेष से जोड़ा है। जो भी शुरुआती विद्वान थे उसको आर्य को किससे जोड़े हैं, जाति विशेष से जोड़े हैं। 1953 ईस्वी में जर्मन विद्वान, 1953 ईस्वी में कौन से विद्वान, जर्मन विद्वान। कौन से, मैक्स मूलर। जो मैक्स मूलर जर्मन विद्वान थे 1953 ईस्वी में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन के संदर्भ में बताए हैं। जो आर्य शब्द है उसका अर्थ क्या बताया है कि श्रेष्ठ होता है या कुलीन होता है। इसके संदर्भ में मैक्स मूलर ने बताया है। कब बताया है, तो 1953 ईस्वी में बताए हैं। आगे देखते हैं, आर्य शब्द मैक्स मूलर द्वारा दिया गया है। जो ये आर्य शब्द है, एग्जाम में पूछ दे कि आर्य शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो जो भी जर्मन विद्वान है, कौन, मैक्स मूलर। कौन, मैक्स मूलर, जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, उनके द्वारा कौन से शब्द दिया गया है, तो आर्य शब्द दिया गया है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, वेद कितने तरह के, 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार के वेद को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। तो 4 जो वेद होते हैं उसमें एक ऋग्वेद भी आपका होता है। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है, तो 36 बार हुआ है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि 36 बार कौन से वेद में आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपका ऋग्वेद। या ऐसे पूछ दे कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितने बार हुआ है, तो 36 बार हुआ है। तो एग्जाम में प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, साथ ही साथ उसको नोट भी बनाते चलिए। ऐसे PDF आप मेरे चैनल से आप जुड़िएगा या आप मेरा
आपका व्हाट्सएप चैनल है सृष्टि इन्फोटेक ऑल स्टडी, उससे भी जुड़िएगा। उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हम PDF डाल देते हैं। या मेरे टेलीग्राम चैनल सृष्टि SIT स्टडी पॉइंट या SIT स्टडी सेंटर से भी जुड़िएगा, वहाँ पे भी मैं PDF डाल दूंगा। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग अच्छे से अपने तरीके से इसको नोट डाउन करते चलिएगा, नोट बनाते चलिएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि आप लोगों को याद भी होते चलेगा। साथ ही साथ वीडियो देखिए, 1-2 बार प्ले करके देख सकते हैं, जिसमें आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आगे देखते हैं दोस्त, आर्यों का मूल स्थान हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। आर्य के बारे में देख लिए कि आर्य शब्द का उत्पत्ति किससे हुआ है, तो संस्कृत के आर्य शब्द से हुआ है। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आगंतुक होता है। प्रारंभिक विद्वानों ने इसको क्या जाति विशेष से जोड़ के देखा है। आर्य शब्द को किसने दिया है, तो जर्मन जो भी विद्वान थे, जर्मन विद्वान मैक्स मूलर द्वारा ये दिया गया है। आगे देख लेंगे कि इन लोग का मूल स्थान कहाँ था। यहाँ पे देखिए, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया, बैक्टीरिया या ईरान कह सकते हैं, मध्य एशिया था। जो भी आर्य थे, आपको का पहले ही पता है कि ये आर्य विदेशी थे, आगंतुक थे, भारत में आए, तो इसलिए इनको आगंतुक कहा जा सकता है, अतिथि कहा जा सकता है। इनका जो निवास स्थान था कहाँ था, मध्य एशिया था, यानी बैक्टीरिया से ये लोग क्या किए, भारत में आए थे। ईरान कह सकते हैं, ईरान से क्या थे लोग, भारत आए थे। ये बात मैक्स मूलर ने कहा है, एक इनके द्वारा, जो जर्मन विद्वान है मैक्स मूलर के द्वारा, ये आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, इनका मूल स्थान कहाँ था, मध्य एशिया था। ये लोग कहाँ से आए थे, तो बैक्टीरिया से भारत आए थे। मैक्स मूलर जर्मनी का विद्वान था। मैक्स मूलर क्या कौन थे, जो जर्मनी के विद्वान थे। मूलर ने ईरानी ग्रंथ जेंद आस्था तथा ऋग्वेद में कुछ शब्दों को समानता के आधार पर आर्यों के मूल स्थान मध्य एशिया अर्थात बैक्टीरिया या ईरान बताए हैं। मैक्स मूलर ने किस आधार पर बताया है कि ये आर्य मध्य एशिया के थे, बैक्टीरिया या ईरान के थे, तो जो ईरानी ग्रंथ है कौन सा, जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद के कुछ शब्दों को समानता पाके इन्होंने कहा बताया कि आर्य का जो मूल निवास है कहाँ है, मध्य एशिया है, अर्थात बैक्टीरिया या ईरान है। आगे देखते हैं, सभी ने मैक्स मूलर के इस बात को समर्थन किया है, यानी जितने भी विद्वान हैं, इतिहास के विद्वान, सभी ने मैक्स मूलर द्वारा बताया गया इस बात पे सहमति जताई और क्या किए, सपोर्ट किए, यानी इस बात में समर्थन अपना दिया है कि हाँ आर्य क्या है, मध्य एशिया का इनका मूल निवास है, मध्य एशिया से भारत आए थे और इनका मूल निवास क्या है, मध्य एशिया अर्थात बैक्टीरिया या ईरान है। आगे देखेंगे, आर्यों का मूल स्थान तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती बताते हैं, यानी दयानंद सरस्वती क्या बताते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है क्या है, तिब्बत है। कहाँ का है, ये तिब्बत है। किनके द्वारा, तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि मैक्स मूलर के द्वारा आर्यों का मूल निवास कहाँ है, तो आपका बताइएगा मध्य एशिया। मध्य एशिया नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया ऑप्शन में रहेगा, बैक्टीरिया मारिएगा, बैक्टीरिया नहीं रहेगा ईरान रहेगा, ईरान मारिएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप लोग प्रश्न को कर सकते हैं एग्जाम में। तो मैक्स मूलर द्वारा आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया गया है, मध्य एशिया बताया गया है। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया गया है, तो तिब्बत बताया गया है कि आर्य कहाँ थे, तिब्बती थे, तिब्बत से आए थे भारत। आगे देखते हैं, उत्तरी ध्रुव मूल स्थान आर्यों का बाल गंगाधर तिलक द्वारा बताया गया है, यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया गया है, तो उत्तरी ध्रुव बताया गया है। कहाँ पे बताया गया है, उत्तरी ध्रुव बताया गया। तो 3 बात आप लोग याद रखिएगा कि बाल गंगाधर द्वारा आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया गया है, तो उत्तरी ध्रुव बताया गया है। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया गया है, तो तिब्बत बताया गया है। और मैक्स मूलर द्वारा आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया गया है, तो आपका मध्य एशिया बताया गया है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक द एरेटिक होम ऑफ द आर्याज में बताए हैं कि आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव है। यानी बाल गंगाधर तिलक ने क्या किए हैं, एक पुस्तक लिखे हैं। कौन सा पुस्तक लिखे हैं, द एरेटिक होम ऑफ द आर्याज। उसमें उन्होंने बताया है कि आर्यों का जो मूल स्थान कहाँ है, तो उत्तरी ध्रुव है। कहाँ पे है, उत्तरी ध्रुव है। आगे देखते हैं,
यहाँ पे नोट में दे रखे हैं, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक मांडले जेल में लिखी है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि बाल गंगाधर तिलक के गीता रहे पुस्तक के मांडले कहाँ लिखी है, तो जेल में लिखी है। चाहे बाल गंगाधर द्वारा जेल में कौन से पुस्तक लिखा गया है, तो गीता रहस्य पुस्तक लिखा गया है। कौन से जेल में, तो मांडले जेल में इन्होंने लिखे थे। आगे देखते हैं, पी गाइल्स द्वारा आर्यों का मूल स्थान हंगरी पामीर का पठार बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं कि एक एक पॉइंट देके मैक्स मुलर द्वारा आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया गया है। मैक्स मुलर द्वारा आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया गया है। वहीं पे बात कर लेंगे आप लोग कि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया गया है, तिब्बत बताया गया है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया गया है, तो उत्तरी ध्रुव बताया गया है। कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव बताया गया है। वहीं पे बात कर लेते हैं, पी गाइल्स द्वारा आर्यों का मूल निवास कहाँ बताया गया है, तो आपको हंगरी बताया गया है। कहाँ बताया गया है दोस्तों, हंगरी, या इसको पामीर कहते हैं। क्या कहते हैं, पामीर। तो ये 4 बात आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। तो आर्य शब्द कहाँ से आए ये भी बता दिए, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है ये भी बता दिए, आर्य शब्द कहाँ से लिया गया है ये भी आपको बता दिए, और आर्य का मूल स्थान कहाँ से है, किसने कहाँ बताया है, ये टोटली आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करके बता दिए। आशा करते हैं कि आप लोग अपना नोट्स बनाते चल रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप स्टडी कर रहे होंगे। ये जो कंटेंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड करा रहे हैं। इस पर हमको मेहनत करना पड़ता है, आप लोगों के लिए समय निकाल के हम कंटेंट्स तैयार करते हैं, तब जाके आप लोगों को हम पढ़ाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही जो भी नए फ्रेंड्स हैं मेरे चैनल से जुड़े, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, जिससे भी उनको भी कंटेंट्स अच्छे से अच्छे मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर साथ ही करते चलिएगा। आगे देखेंगे दोस्त, आर्यों का भौगोलिक स्थिति। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आर्यों का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने कैसा अपना विस्तार, भौगोलिक विस्तार किए, तो यहाँ पे एक एक करके पॉइंट वाइज देखेंगे। यहाँ पे देखिए, आर्यों का भौगोलिक विस्तार सप्त सेंधो प्रदेश है। आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या है, तो आपका सप्त सेंधो प्रदेश है। क्या है आपका दोस्त, सप्त सेंधो प्रदेश आर्यों का भौगोलिक विस्तार है। आगे देखते हैं, प्रोफेसर अविनाश चंद्र ने सप्त सेंधो क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास बताते हैं। यानी प्रोफेसर अविनाश चंद्र ने आर्यों का मूल निवास कहाँ बताते हैं, तो आपका सप्त सेंधो प्रदेश बताते हैं, क्षेत्र बताते हैं। क्या बताते हैं, सप्त सेंधो क्षेत्र बताते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सप्त सेंधो क्षेत्र आर्यों का मूल निवास किनके द्वारा बताया गया है, तो प्रोफेसर अविनाश चंद्र द्वारा बताया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे नदियाँ दिया हुआ है, कुछ नदी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। सिंधु नदी, सरस्वती नदी जो वर्तमान में घंगर नदी के नाम से जानते हैं, सतलुज नदी जो वर्तमान समय में सतलज नदी के नाम से जानते हैं, परुशनी नदी जो वर्तमान समय में रावी नदी के नाम से जानते हैं। इसी नदी के तट पर भारतवंश के राजा सुदास ने 10 राजाओं को क्या किए थे, हराए थे। कौन से नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। जो पुराना नाम इसका क्या है, परुशनी नदी है। परुशनी नदी को वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं, रावी नदी के नाम से जानते हैं। इसी नदी के किनारे भारतवंश के राजा सुदास ने क्या किए थे, 10 राजाओं को पराजित किए थे। आगे देखते हैं, विपाशा नदी जो वर्तमान समय में ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। एक कौन सा नदी, विपाशा नदी जो वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, झेलम नदी जो वर्तमान समय में वितिस्ता नदी के नाम से जानते हैं।
आशिकन नदी, जो वर्तमान समय में चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। ये सब क्या है, आर्यों के समय के कुछ क्या है, नदियाँ है जो आपको बता दिए। आगे देखेंगे हम लोग जानकारी के साधन। क्या देखेंगे दोस्त, जानकारी के साधन देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, जानकारी के साधन देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जानकारी के साधन रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। एकमात्र ज्ञात अभिलेख बोगज कोई है, यानी जो भी एक जानकारी के साधन है वो मात्र एक अभिलेख क्या है, बोगज कोई है। ये अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में मिला। ये अभिलेख कब मिला, 1400 ईसा पूर्व में मिला। ये अभिलेख मध्य एशिया, सीरिया, ईरान से प्राप्त हुआ। बोगज कोई जो अभिलेख है ये कब मिला है, तो 1400 ईसा पूर्व मिला है। कहाँ पे मिला है, तो आपका मध्य एशिया में मिला है, यानी सीरिया, ईरान से क्या हुआ है, ये प्राप्त हुआ है। सीरिया को एशिया का माइनर, सीरिया को एशिया का बोगज कोई अभिलेख को एशिया माइनर कहा जाता है। यानी सीरिया माइनर, सीरिया को हम क्या कहते हैं, सीरिया माइनर कहते हैं। यहाँ पे क्या लिख रहा है, सीरिया को एशिया का बोगज कोई अभिलेख है, यानी सीरिया को एशिया का माइनर कहा जाता है। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि सीरिया को एशिया का माइनर का बोगजोई अभिलेख है। ठीक है, यानी सीरिया को एशिया का माइनर कहा जाता है। आगे देखते हैं, इस अभिलेख की खोज हुआगो ने 1907 ईस्वी में की है। यानी बोगज कोई अभिलेख का खोज किसने की है, तो हुगो ने की है। कब की है, तो 1907 ईस्वी में किए हैं। इस अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य कल 4 देवताओं का उल्लेख हुआ है। यानी बोगज कोई अभिलेख में कितने देवताओं का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद के 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है। अर्थात इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य 4 देवताओं का नाम इस अभिलेख में अंकित है। किसमें, आपका बोगज कोई अभिलेख में ये 4 देवता का क्या है, ऋग्वेद के 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, इस अभिलेख की भाषा क्या है, संस्कृत है। बोगज कोई अभिलेख का भाषा क्या है, संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा भी क्या है, आपका संस्कृत रही है। इस अभिलेख की लिपि क्या है, आपका देवनागरी है। इस अभिलेख की लिपि क्या थी आपका, तो देवनागरी थी। वैदिक सभ्यता एक क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। आपका वैदिक सभ्यता क्या थी, एक आपका ग्रामीण सभ्यता थी। इसका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था, जो आपको ऊपर ही बता चुके हैं। तो ये क्या था, आपका जानकारी के कुछ साधन थे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं वेद। किसके बारे में देखेंगे, वेद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वेदों की रचना अपौरुषेय है। वेदों की रचना क्या है, अपौरुषेय है। अर्थात वेद किसी व्यक्ति विशेष की रचना ना होकर दैवीय ज्ञान का अंश है। वेद क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा रचना वेद का नहीं किया गया है। ये क्या है, आपका दैवीय ज्ञान का अंश है। वेदों का संकलन हुआ था, वेदों का क्या हुआ था, संकलन हुआ था, रचना नहीं हुआ था। ये रचना ना होकर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा इसकी रचना नहीं किया गया। वेद का एक दैवीय ज्ञान का क्या है, अंश है। वेदों का संकलन करने का कार्य महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने किए हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि वेदों का संकलन किसने किया है, संकलन करने के कार्य किसने किया है, तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने किए हैं। आगे देखते हैं नोट में, यहाँ पे महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास नाम देवपायन इसलिए पड़ा, या उनका पहले क्या नाम था, महर्षि कृष्ण देवपायन नाम वेद व्यास नाम था, तो उनका नाम देवपायन इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जन्म द्वीप में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, द्वीप में हुआ था। कृष्ण की भक्ति करते थे, इसलिए कृष्ण महर्षि, इसलिए कृष्ण
इनका नाम पड़ा महर्षि, क्योंकि ये ऋषि मुनि थे, और वेद व्यास इसलिए क्योंकि इन्होंने वेदों की संकलन किया। तो इनका पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। तो यहाँ पे देखते हैं देवपायन जो नाम पड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जन्म क्या हुआ था? द्वीप में हुआ था। यहाँ पे इनका पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास है। तो देवपायन इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि इनका जन्म द्वीप में हुआ। ठीक है, कृष्ण की क्या कहते थे? भक्ति कहते थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा। अब महर्षि क्योंकि ऋषि मुनि थे इसलिए इनका नाम क्या था? महर्षि पड़ा। और वेद व्यास इसलिए क्योंकि इन्होंने वेदों का क्या किया? संकलन किया। तो इनका पूरा नाम क्या पड़ गया? महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। तो इन्होंने क्या किए? वेदों का संकलन किए। वेद क्या है? आपका किसी व्यक्ति विशेष द्वारा वेदों की रचना नहीं किया गया है। वेद क्या है? आपका दैवीय ज्ञान है। वेदों का क्या किया गया है? संकलन हुआ है। संकलन किसने किया है? तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने किए हैं। देवपायन इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जन्म द्वीप में हुआ था। कृष्ण के एक का भक्ति कहते थे इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा। और ये ऋषि मुनि थे इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? आपका महर्षि पड़ गया। और ये वेदों का क्या किए? संकलन किए, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? वेद व्यास पड़ा। तो इनके बारे में जो भी जानकारी था आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता दिया। आगे देखते हैं। वेद संस्कृत भाषा के वेद शब्द से बना है। ये जो वेद है संस्कृत भाषा के किससे बना है? वेद शब्द से बना है। किससे बना है? वेद शब्द से उत्पत्ति हुआ है। वेद शब्द संस्कृत के वेद शब्द से वेद शब्द आपका बना है। वेद का अर्थ जानना होता है। वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जानना होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? कि हम कुछ उसमें जो लिखा है उसको जाने और ज्ञान प्राप्त करें। तो वही वेद का अर्थ क्या होता है? जानना होता है और ज्ञान प्राप्त करना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। वेद के उपनाम संहिता ग्रंथ, श्रुति ग्रंथ और पौरुषेय ग्रंथ, ये तीनों है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि वेद का अन्य क्या 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 नाम है, चाहे क्या नाम है, तो ऑप्शन में जो भी दिया होगा आपको उसको करके आना है। संहिता ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ है और पौरुषेय ग्रंथ है। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको आप लोग एग्जाम में करके आइएगा। वेद के अन्य 3 नाम है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि वेद के और अन्य कितने नाम है। तो वेद के अन्य 3 नाम है। कौन कौन सा? संहिता ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ है और पौरुषेय ग्रंथ है। आगे देखते हैं। संहिता ग्रंथ है, सकलित ग्रंथ है। संहिता ग्रंथ क्या है? संहिता ग्रंथ क्या है? आपका सकलित ग्रंथ है। श्रुति ग्रंथ क्या है? इस ग्रंथ की रचना सुनकर हुई है इसलिए इसे श्रुति ग्रंथ कहते हैं। यानी श्रुति ग्रंथ क्यों कहते हैं? श्रुति ग्रंथ की रचना जो हुआ है सुनकर हुआ है। किससे हुआ है? सुनकर हुआ है, इसलिए इसे श्रुति ग्रंथ कहते हैं। और पौरुषेय ग्रंथ, इसका निर्माण देवताओं ने किया है। और पौरुषेय ग्रंथ का निर्माण किसने किया है? देवताओं ने किया है। इसलिए इसे अपौरुषेय ग्रंथ कहते हैं। तो जो 3 ग्रंथ थे, संहिता चाहे संहिता कहिए, उसका सकलित ग्रंथ है। ये क्या है? संहिता ग्रंथ पहला आपका सकलित ग्रंथ है। श्रुति ग्रंथ ये सुनकर इसकी रचना किया गया इसलिए इसे श्रुति ग्रंथ कहते हैं। और अपौरुषेय ग्रंथ, इसका निर्माण देवताओं द्वारा किया गया इसलिए इसको अपौरुषेय ग्रंथ कहा जाता है। आगे देखते हैं। वेदों को समझने के लिए उपवेद लिखा गया था। यानी जो वेद थे उसको समझने के लिए किसका क्या लिखा गया? तो उपवेद। क्या लिखा गया? उपवेद को लिखा गया था। यानी वेदों को समझने के लिए किसको लिखा गया था? तो दोस्तों उपवेदों को लिखा गया था। उपवेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया वेदों को समझने के लिए। उपवेद के बाद किसको लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा गया वेदों को समझने के लिए। इसके बाद क्या लिखा गया? इसके बाद आरण्यक लिखे गए। आरण्यक मतलब शिष्य ने गुरु से जो प्रश्न किए और गुरु ने जो कुछ भी जवाब दिया उसको जिस ग्रंथ में लिखा गया उस ग्रंथ को आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। तो क्या यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? वेद को समझने के लिए क्या लिखा गया? उपवेद। क्या लिखा गया दोस्त? उपवेद। उपवेद को समझने के लिए क्या लिखा गया?
ब्राह्मण वेद, ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। कौन सा ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। क्या लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद क्या लिखा गया दोस्तों? आरण्यक लिखे गए। तो ये 4 चीज लिखे गए। आरण्यक का अर्थ क्या होता है कि शिष्य ने जो गुरु से प्रश्न किए, यानी जो शिष्य है वो क्या किए? अपने गुरु से प्रश्न किए, गुरु ने जो कुछ भी जवाब दिया, यानी शिष्य द्वारा जो भी प्रश्न किया गया उसको गुरु द्वारा जो कुछ भी जवाब दिया गया और उस जवाब को जिस ग्रंथ में लिखा गया, उस समय उस जवाब को जिस ग्रंथ में लिखा गया उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा गया? आरण्यक ग्रंथ कहा गया। तो यहाँ पे इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिए कि वेद को समझने के लिए जो कुछ में भी वेद में लिखा गया था उसको समझने के लिए सबसे पहले क्या लिखा गया? क्या आया? उपवेद आया। उपवेद के बाद फिर क्या लिखा गया? उसको बात समझने के लिए फिर क्या लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा गया। उसके बाद क्या लिखा गया? क्या आया उसके बाद? आरण्यक आया। तो आरण्यक का मतलब क्या होता है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपके द्वारा जो कुछ भी हमसे पूछा जाए, हम जो जवाब दें, जिस ग्रंथ यानी जिस कॉपी में रजिस्टर में लिखा जाए उसको क्या कहेंगे? आरण्यक कहेंगे। यानी हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप हमसे पूछे, हम बताए, आप नोट्स तैयार कर, उस नोट्स में जो कुछ भी आप लिखे, मेरे द्वारा बताया गया जो कुछ भी आप लिखे उसको क्या कहेंगे? आरण्यक कहेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, आशा करते हैं। नहीं तो वीडियो को रिप्ले करके आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आरण्यक के बाद क्या आया? उपनिषद आया। आरण्यक के बाद क्या आ गया दोस्त? उपनिषद लिखा गया, यानी वेद लिखा गया। वेद के बाद आपका वेद के बाद क्या आया समझने के लिए? उपवेद आया। उपवेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आया। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक आया। आरण्यक के बाद क्या आ गया? उपनिषद लिखा गया। उपनिषद क्या था? गुरु के निकट बैठ के जो जानकारी शिष्यों को मिली, वो जानकारी जिन पुस्तक में लिखी गई उसे उपनिषद कहा गया। तो यहाँ पे और एक बार समझा दे रहे हैं, ये क्या है? आपका वेद है। क्या है दोस्त? वेद है। वेद के बाद क्या आया? वेद को समझने के लिए उपवेद। वेद को समझने के लिए क्या आया? उपवेद आया। उपवेद के बाद क्या लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या लिखा गया दोस्त? ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद क्या आया आपका? आरण्यक लिखा गया। आरण्यक के बाद क्या लिखा गया आपका? उपनिषद लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्त? उपनिषद लिखा गया। तो वेद को समझने के लिए उपवेद लिखा गया। उपवेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, यानी उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक। आरण्यक का आपको मतलब अर्थ बता दिए थे कि शिष्य द्वारा गुरु से जो कुछ भी पूछा जाता है और गुरु द्वारा जो कुछ भी बताया जाता है उसको जिस ग्रंथ में लिखा जाता है उसको आरण्यक कहते हैं। और उपनिषद का मतलब ये हो गया कि गुरु के निकट, यानी गुरु के निकट बैठ के जो कुछ भी जानकारी मिली, हम गुरु के समीप बैठे, हम पढ़ा रहे, आप मेरे समीप बैठ के मेरे द्वारा जो कुछ भी जानकारी दिया जा रहा है, जो कुछ भी जानकारी दिया गया, वो जानकारी को जिस पुस्तक जिस चीज़ में आप लिखे उसको हम क्या कहेंगे? उपनिषद कहेंगे। तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे। आप लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने तरीके से नोट्स बनाते चलिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिए। आगे देखते हैं। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांत की रचना हुई जो इस प्रकार है। वेदों को समझने, उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहा जाता है। और वेदों को समझने के लिए कितने उपनिषद की रचना की गई? 6, यानी 6 वेदांत की रचना किया गया। यहाँ पे वेदांग लिखा गया, क्या होगा? वेदांत। 6 वेदांत की रचना किया गया। तो कौन कौन से वेदांत है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहला क्या है? व्याकरण है। क्या है? व्याकरण। इसको वेदों का मुख कहा गया है। व्याकरण को क्या कहा गया है? वेदों का मुख, यानी सर, मुख कहा गया है। वेदों का किसको? सर नहीं, यहाँ पे व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। आगे देखते हैं।
कल्प, कल्प इसे वेदों का हाथ कहा गया है। कल्प वेदांत को क्या कहा गया है? वेदों का हाथ कहा गया है। छनद, छनद को क्या कहा गया है? इसे वेदों का पैर कहा गया है। क्या कहा गया? वेदों का पैर कहा गया है। उसके बाद देखते हैं निरूकट, निरूकट को क्या कहा गया है? वेदों का कान कहा गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक क्या है? शिक्षा, इसे वेदों का मस्तिष्क कहा गया है, परंतु इसे वेदों का पेट भी कहा जाता है। शिक्षा को क्या कहा गया है? वेदों का मस्तिष्क यानी दिमाग कहा गया है, और इसको क्या कहते हैं? वेदों का पेट भी कहते हैं। किसको? शिक्षा को। छठा क्या है? ज्योतिष है, इसको वेदों की आँख कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदों की आँख कहा गया है। तो उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। वेदांत, वेदों को समझने के लिए कितने वेदांत की रचना किया गया? 6 वेदांत, जिसके बारे में हम टोटली आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में आज इतना ही रहने देते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे वेदों की संख्या। वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है। तो वेदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कौन कौन होती है? ऋग्वेद होती है, यजुर्वेद होती है, सामवेद होती है, अथर्ववेद होती है। तो इस सब के बारे में बेहतरीन ढंग से कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को करवाएंगे। तो आप लोग आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी कंटेंट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप लोग उसको अच्छे से नोट बनाते चल रहे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।